बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए आज इस कॉन्क्लेव में जहां जी न्यूज़ जयपुरिया बिजनेस एंड लीडरशिप कॉन्क्लेव का पार्ट है। और अब से पहले आप यहां मौजूद थे, सुना आपने तमाम बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिन्होंने अपनी बातों को सामने रखा। रमेश जी के साथ ये सेशन की मैं शुरुआत करूं, सवालों की बौछार करूं या आप सवाल पूछे, उससे पहले मैं बता दूं, एक दौर था, एक वक्त था लंबे अरसे से रमेश जी कभी मंच के इस पार इस कुर्सी पर हुआ करते थे और इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद इनका पाला बदला, इनकी कुर्सी बदल गई और फिर ये पत्रकार से राजनीति में आते आते सफर यहां तक तय किया। इन्होंने आज सांसद हैं इस शहर के। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आपसे बातचीत भी जब हुई थी, आपने भी ऐसे हजारों इंटरव्यूज किए, एक लंबा सफर रहा पत्रकारिता में आपका भी। आपके जहन में क्या क्या चीजें चल रही थी, क्या क्या सवाल होंगे? अच्छा, ये पूछा जा सकता है, अब इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। पूरी तैयारी करके आप भी आए होंगे, क्योंकि पत्रकारिता का एक लंबा दौर, दशकों तक आप उसका हिस्सा रहे हैं। और साथ ही मैं चाहूंगी इस शहर से, क्योंकि युवा भी आज आपको सुन रहे, हर तबके के लोग हैं और हमारे साथ सीनियर लोग भी हैं यहाँ पर। फीमेल्स की बात करें वो भी यहाँ पर हैं, दोज आर वर्किंग हियर, बच्चे भी हैं यहाँ पर, उनके सांसद उनके बीच में मौजूद हैं। तो ये सीधा संवाद एक मंच आपको आज सौंप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं उपस्थित सभी लोगों का और विशेष रूप से अपने युवा साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी कड़ी मेहनत, उनके सहयोग से मैं कानपुर का सांसद बना। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल आपका है कि मैं पत्रकारिता था, अब मैं राजनीति में आया। लोकतंत्र के चार खंभे होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चार को मिलकर ये सभी चीज़ें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। तो मैं लोकतंत्र की उसी व्यवस्था में मीडिया में था। तो मीडिया भी समाज सेवा का एक माध्यम है, तो वहाँ भी मैं समाज सेवा करता था और सवाल भी लोगों से पूछता था, नेताओं से पूछता था। और आज मैं विधायिका में हूँ, यानी कि संसद में हूँ, तो सवाल मैं जनहित में नेताओं से वहाँ पूछता था और आज मैं लोकसभा में जो भी जनता की समस्या है उनके लिए भी सवाल उठाता हूँ, पूछता भी हूँ। और इस बार भी मैंने कानपुर के लिए, जो कानपुर की समस्याएं थीं, कानपुर के बारे में मुझे सिविल एविएशन पर बोलने का मौका दिया गया। कहा गया कि आप सिविल एविएशन बिल पे बोलेंगे जी। तो मैंने कहा कि कानपुर आज की स्थिति में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। कानपुर की जनसंख्या आज 50 लाख से ऊपर है। कानपुर कभी औद्योगिक शहरों की श्रेणी में आता था। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था। लेकिन ये कानपुर का दुर्भाग्य है कि आज जब छोटे छोटे शहर भारत के मानचित्र में विकसित शहरों की श्रेणी में शामिल हुए, लेकिन कानपुर जो कभी अंग्रेजों के शासनकाल में विकसित शहर था, आज जिस वो पायदान पे था उस पायदान से भी नीचे आ गया। यानी कानपुर को वो नहीं मिला जिसका कानपुर को हक था, कानपुर हकदार था। तो हमारा यही प्रयास है कानपुर के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, कानपुर के लोग भी चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर भी विकसित शहरों की श्रेणी में शामिल हो, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो। हम सब लोग इसी में प्रयत्नशील हैं। और जब मैंने लोकसभा में भी यही कहा कि हमारी चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे कानपुर का विकास हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों चाहते हैं कि कानपुर भी विकसित कानपुर बने। इसके लिए उनके भी प्रयास है, हमारा भी प्रयास है। विकसित कानपुर की हम बात करें, एविएशन सेक्टर का भी आपने जिक्र किया है। आज हमारे खास मेहमान शेखर सुमन जी भी हैं, जो हम सबके बीच में मौजूद हैं, और अभी उन्होंने अपने संवाद में अपनी बातों में जिक्र किया था शेखर जी ने कि कानपुर आने में उन्हें कितनी दिक्कत हुई है, ये शिकायत थी। शेखर जी,
आप यहाँ पर मौजूद हैं, कानपुर के सांसद महोदय हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं। जिस समस्या को आपने गिनवाया था इस मंच से, आज उसका समाधान ये कर सकते हैं। मैं आके बोलूं उनको पर्सनली जी, कि इन्हें बॉम्बे से यहाँ आने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तो सर कनेक्टिविटी एयरलाइंस को लेकर के अगर हम बात करें तो मैं इसमें सहमत हूँ। और कुछ- मैंने लोकसभा में यही कहा, मैंने कहा कानपुर का दुर्भाग्य है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है। कानपुर कभी विकसित शहर हुआ करता था अंग्रेजों के ज़माने में, और आज छोटे छोटे शहरों में कई फ्लाइट्स हैं, लेकिन कानपुर में सिर्फ एक बंगलौर के लिए फ़्लाइट है, वो भी वीकली है। ये एक दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, उसका कोई समय नहीं है, और एक मुंबई के लिए फ़्लाइट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी जो हमारे नायडू जी हैं उनसे व्यक्तिगत में मिला, मैंने उनसे कहा, तो खैर उन्होंने बाद में जब लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ तो बोले चलो आपको हम एक हैदराबाद की फ़्लाइट देते हैं। लेकिन मैंने कई जगहों की फ़्लाइट के लिए बात की। मुंबई के लिए मैंने कहा 2 फ्लाइट चलाई जाएं, दिल्ली के लिए कम से कम 2 फ्लाइट चलें, एक हमने उसके लिए अमृतसर के लिए बात की, एक हमने कहा कि अहमदाबाद, कलकत्ता, जहां बहुत लोग आज हमारे व्यापारिक संबंधों की एक वजह है कि लोग व्यापारी आ नहीं पाते हैं। इसके लिए हमने मांग की और सरकार ने कहा कि हम जल्दी इसको पूरा करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या उनकी एयरपोर्ट की है, मंत्री जी की है, कि जो ATC सिस्टम होता है, टेक्निकल शब्द है ATC, तो ATC के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो सेना के कंट्रोल में होता है। तो इसके लिए हम लोगों का प्रयास है कि हमने लोकसभा में उठाया, व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री को भी कहा है, और वो यहाँ से फाइल मूव कर दी गई है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो ATC अगर 24 आवर चालू हो जाएगा तो फ्लाइट अपने आप आवागमन बढ़ जाएगा, जिसकी मैं कई एयरलाइन से भी बात हुई। तो मुझे लगता है जल्द ही कानपुर की जो ये समस्या चलिए, एक है अच्छी उसका खबर है। समाधान हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए शेखर जी, आपको बहुत फ्लाइट मुंबई से भी मिलेंगी, और जहाँ भी आप जाना चाहें वो दिल्ली से भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैच होने वाला है कल इस शहर में, और इंटरनेशनल टेस्ट मैच है ये, जिसके लिए हमने देखा क्या तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। आप भी व्यस्त हैं और उस व्यस्ततम वक्त से आपने वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस स्टेडियम को लेकर के भी जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आई थी बीते कुछ दिनों की हम बात कर ले तो पिच कंफर्टेबल नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी, स्टेडियम की हालत बड़ी ख़राब थी। एकाएक ये इंटरनेशनल मैच कराना, इंडिया बांग्लादेश का जो ये कल मैच होने जा रहा है, इसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि शहर में जब मैं आई तो बातें हो रही थी, तो हर किसी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कैसे आपने इसको इनिशिएट लिया और बहुत कम वक्त में इस काम को भी आपने पूरा किया है। तो यूथ जो है वो इससे ज़्यादा इम्प्रेस हुए। आज हम उनके बीच में भी मौजूद हैं। सिर्फ मैच ही नहीं, मैं चाहूँगी कि आप हर उस खेल के बारे में, क्या ऐसे कोई संस्थान यहाँ पे खुलने जा रही है, एकेडमी खुलने जा रही है, चाहे क्रिकेट से संबंधित हो या किसी और खेल से संबंधित हो, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हमारे माननीय खेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो बतौर कानपुर के सांसद आप किस तरीके से खेल को यहाँ पर प्रोत्साहन देंगे, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, इसके लिए क्या तैयारियां आप? देखिए, आपने कानपुर के मैच के बारे में पूछा। ये बात सही है कि कानपुर में जो मैच हो रहा है, काफ़ी दिनों बाद यहाँ मैच हो रहा है, और ये भी एक दुर्भाग्य है कि कानपुर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो देश नहीं दुनिया में जानी जाती हैं, जिनमें एक ग्रीन पार्क भी है, जिनमें हमारा लाल इमली है, कई इंडस्ट्री भी हैं, हमारा IIT सेंटर है, जो देश नहीं दुनिया में कानपुर की पहचान है। तो जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल इमली को चालू करने की घोषणा की है, मुझे लगता है इससे काफ़ी हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और ये घोषणा करके उन्होंने कानपुर की पहचान को वापस किया है। और मैं इसी में ग्रीन पार्क के बारे में बताता हूँ। जब मैंने ग्रीन पार्क का निरीक्षण किया, मुझे बताया गया ग्रीन पार्क की स्थिति बड़ी ख़राब है, और जब मैंने वहाँ निरीक्षण किया तो सरप्राइज था मैं कि जो ग्रीन पार्क कभी जहाँ मैच होते थे लोग देखने आते थे, जिसका दुनिया में नाम है। मैं जब लंदन अभी गया पिछले साल, तो लोग ग्रीन पार्क के बारे में मुझसे पूछते, जो भी क्रिकेट प्रेमी थे, कुछ राजनीतिक लोग थे, उन्होंने मुझसे पूछा ग्रीन पार्क के बारे में। और जब मैंने ग्रीन पार्क को देखा तो उसकी दुर्दशा देख के मैं हैरान था, इतनी खराब स्थिति ग्रीन पार्क की थी। तो इसके संबंध में मैंने मुख्यमंत्री से बात की, और मैंने कहा ग्रीन पार्क जो कभी जिसकी दर्शक क्षमता 45,000 हुआ करती थी, आज मुझे लगता है कि आप सब लोग जानते हैं कि देश नहीं दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट सेंटर नहीं होगा
जब वो स्थापित हुआ उसके बाद उसका और विकास हुआ, उसमें चाहे क्षमता के बारे में हो, चाहे सुंदरीकरण के बारे में हो, वो अच्छा हुआ है। लेकिन ग्रीन पार्क एक ऐसा स्टेडियम केवल देश में है जो 45,000 की दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम था। और जब ये मैच होने जा रहा था, यानी कि मैं आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले की बात बताता हूँ, जब मैंने निरीक्षण किया था, तब मैंने पूछा कि अब इस बार जो मैच होगा वो दर्शक क्षमता कितनी होगी, तो मुझे बताया गया इस बार सिर्फ 15,700 दर्शक ही इस मैच को देख सकेंगे। तो मैं सरप्राइज था, मैंने कहा ऐसा क्यों? खैर, इसके पीछे तमाम लॉजिक दिए गए, वो एक बड़ा लंबा विषय है, उस पर मैंने जाना चाहूँगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की और उसके बाद बाकायदा यहाँ टीम आई, आलोक कुमार जी प्रमुख सचिव जी आए, उन्होंने निरीक्षण किया, मैंने मुख्यमंत्री से दोबारा बात की और दोबारा बात मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा अभी जब पिछली बार कानपुर में आए थे तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने विशेष रूप से ग्रीन पार्क के बारे में बात की। और उसके बाद आज ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि कम से कम जो 15,700 की क्षमता दर्शक क्षमता से मैच होने जा रहा था, आज करीब 24,000 की क्षमता से मतलब दर्शक लोग उसमें देख सकेंगे। और भविष्य में भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस मैच इसका जो ग्रीन पार्क में दर्शक क्षमता है, क्यों अभी हमारे माननीय राजीव शुक्ला जी ने कहा 2 दिन पहले कि यहाँ पे दर्शक क्षमता 40 से 50,000 नहीं होगी तो ना IPL हो सकेंगे, ना वनडे मैच हो सकेंगे, ना T20 हो सकेंगे। तो मेरा प्रयास है, सरकार का प्रयास रहेगा कि इसको हम जब अगली बार जब मैच होंगे तो इसकी दर्शक क्षमता 40 से 50,000 होगी। और मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, तमाम लोग कह रहे हैं कि वो क्षमता कम है इसलिए आगे मैच नहीं होंगे, होटल्स की समस्या है, होटल नहीं है। भविष्य में 1 साल के अंदर यहाँ पे होटल की संख्या भी बढ़ेगी और अगला मैच होगा वो कम से कम 35 से 40,000 की क्षमता के साथ होगा, ये मैं आपको बनाना चाहता हूँ। और भविष्य में IPL भी वहाँ होगा, वनडे भी होगा, T20 भी होंगे, ये मेरा प्रयास है। ये जो पीछे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए यहाँ से एक अच्छी खबर है कि अब IPL T20 मैच की हम बात कर लें, डे नाइट मैच की हम बात कर लें, वो सारे मैच आपके अपने शहर कानपुर में होने जा रहा है। 1 साल का इन्होंने वक्त मांगा है और 1 साल में ये पूरा करके दिखाएंगे, नहीं तो वापस फिर जी मीडिया के फिर मंच पे आएंगे सांसद जी, और जब हम यहाँ आएंगे तो इनसे ये सवाल पूछा जाएगा आपने जो वादा किया था क्या उसको आपने पूरा किया या नहीं पूरा किया। खैर, ये 1 साल का आपने वक्त मांगा, जनता ने पूरे 5 साल आपको दिए हैं। लेकिन अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है सांसद जी से, तो वो पूछ भी सकते हैं। किसी भी विषय से संदर्भ कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आने वाले 5 साल में हम बात करें तब तक जिसे हम कहते हैं सेंट्रल यूपी, वहाँ हम बैठे हुए हैं। मैनचेस्टर जैसे शब्द का इस्तेमाल इस शहर के लिए किया जाता था। यहाँ लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, लेकिन धड़ल्ले से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये शहर न सिर्फ इस देश में बल्कि विश्व भर में जाना जाता था टेक्सटाइल के लिए, उत्पादन के लिए। वो धड़ल्ले से जो मील्स थी वो बंद होनी शुरू हो गई, लोग एकाएक बेरोजगार होने शुरू हो गए। और कानपुर में देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते थे काम करने के लिए। उनका फिर उनके लिए कुछ बचा नहीं। जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, बिजनेसमैन, उनको भी लॉस हुआ, वो कहीं और अलग गए। तो उस टेक्सटाइल को वापस से कानपुर शहर की जो पहचान थी उसको दिलाने के लिए भी कुछ तैयारी है आपकी? आने वाले 5 सालों के भीतर ऐसा कुछ खुलेगा, वापस इस शहर को इसका खोया हुआ पहचान मिलेगा टेक्सटाइल के जरिए? देखिए, जहाँ तक टेक्सटाइल मिलों की बात की जाए, निश्चित रूप से जो मिलें बंद हुई, ये कानपुर के लोगों का दुर्भाग्य था। और माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे कहा अभी, जब पिछली बार भी आए थे, कि यहाँ की बंद मिलें कांग्रेस के भ्रष्टाचार की निशानी है। और चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या कुछ और विपक्षी जो भी सरकारें उस समय रहीं, निश्चित रूप से उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, उसी के कारण ये मिलें बंद हो गई। हम लोगों का प्रयास है कि वो मिलें पुनः चालू हों, और कई मिलें हैं जो चालू नहीं हो सकती, तो उसमें हम लोग उनके अल्टरनेट के रूप में उनका कैसे उपयोग कर सकें। आज मुझे लगता है कि कानपुर देश में एक सबसे ऐसा शहर है जहां इतनी बड़ी जगह किसी बड़े शहर में नहीं है। आज हम अगर मिल्स का एक छोटा सा भाग भी हम नीलाम कर दें, बेच लें, तो हमारी कई मिल चालू हो जाएंगे। तो हमने अभी माननीय गिरिराज सिंह जी से बात की है, एक बड़ी टीम यहाँ पे आ रही है। वो सभी मिल्स की जो जगह हो, चाहे उसका स्वरूप हो, उसको हम लोग कैसे सदुपयोग करें। अगर वो मिल्स नहीं चालू हो पाती हैं तो उसमें हम लोग क्या उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि कानपुर के लोगों को रोजगार मिले और वो जगह जो पड़ी हुई है हमारी बंद पड़ी हुई मिले, उनका सदुपयोग हो सके। अभी लाल इमली के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की है,
और लाल इमली की घोषणा के बाद आप ये देखिए कि लाल इमली की पहचान को वापस किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लाल इमली के बारे में आपको सबको पता है कि लाल इमली के बने हुए जो हमारे कंबल थे, हमारी शॉल थी, लोग गिफ्ट करते थे। और जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसके लिए जो वूलन के कपड़े थे वो लाल इमली ने सप्लाई किए थे। सेना की बड़ी सप्लाई थी लाल इमली। एक बहुत बड़ा एक केंद्र था हमारा जिसको चालू करने का पूरा प्रयास है। हमारे माननीय गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल में, उनसे बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई। दोनों लोगों का एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जा रही है। वो कोऑर्डिनेशन टीम बना के एक पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद सभी मिलों, जितनी भी मिले हैं, उनके बारे में एक अंतिम निर्णय होगा कि हम उसको कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कानपुर के विकास में इन मिलों का बड़ा योगदान भविष्य में रहने वाला है। और तमाम और भी प्रोजेक्ट कानपुर के विकास के मैं चाहता हूं कि 5 साल के इस कार्यकाल में आप सभी लोग बैठे हुए हैं और अभी 1 साल बाद भी मिलेंगे और उसके बाद 5 साल भी हम आपसे मिलें। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कानपुर के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है जी। तो कानपुर में 5 साल में वो काम होगा जो 50 साल में नहीं हुआ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि कानपुर 5 साल में बहुत बड़ी समस्या थी। एलिवेटेड ट्रैक हमारा बनने जा रहा था, यातायात की समस्या थी। वहाँ से हमारा अनबरगंज से लेके मंदना तक का आप सब लोगों के प्रयास से माननीय अश्विनी वैष्णव जी को मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी आनंद फान में मेरे अनुरोध के बाद उस फाइल को चलाया, काम किया, काफ़ी टीम लगी और 950 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ जो अनबरगंज से लेके और मंदना तक एक रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक बनने जा रहा है, जिससे कानपुर की लगभग 60% समस्या रोड की समाप्त हो जाएगी। एक बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जो कानपुर का आउटर रिंग रोड। हमारे अभी परसों एक मीटिंग में था तो हमारे एक साथी ने कहा मुझसे कि अवस्थी जी, आप कानपुर में आपको जो निधि मिलती है वो 5 करोड़ रुपए की जो निधि मिलती है, इसमें कुछ ऐसी एक टीम बनाई जाए जो इसका सदुपयोग हो और कानपुर का विकास हो। तो मुझे बड़ा हंसी आई और मैंने कहा कि आपकी बात सही है, आपकी नीयत सही है, आप बड़े अच्छे मन से बात कर रहे हैं। मैं इस निधि को आपको ही दे देता हूँ कि 5 करोड़ आप निधि 3 लोगों की टीम बना के आप काम कराइए। लेकिन ये सोच लीजिए कि आप कानपुर के विकास में 5 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि कानपुर को विकसित कानपुर बनाना है। इसके लिए अब 500 से 5000 करोड़ की सोच रही है और इसी कारण हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये एलिवेटेड टैक्स 950 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है और जो कानपुर का आउटर रिंग रोड बनने जा रहा है जो 5 पैच में उसका काम हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि 5600 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया है और उसके बाद कानपुर की दिशा और दशा बदल जाएगी। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ क्योंकि इस एलिवेटेड ट्रैक के बनने के बाद तमाम हमारे आईटी कंपनियाँ आएंगी, हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी, कुछ टाउनशिप बनेंगी, रोजगार के तमाम साधन होंगे और जितना भी ये ट्रैफिक है एलिवेटेड ट्रैक बनने के बाद समाप्त होगा। उसके बाद रामा देवी से, जो कानपुर के लोग जानते हैं ट्रैफिक की समस्या से गुजरते हैं, रामा देवी से लेकर मेडिकल चौराहे तक मेरी माननीय नितिन गडकरी से बात हुई। ये भी एक रोड, एक फ्लाईओवर हम लोग स्वीकृत कराने जा रहे हैं जो भी लगभग 1000 करोड़ रुपए के बजट का काम होगा। इसके बनने के बाद तमाम ऐसी योजनाएं कानपुर के लिए जो है विगत 1-2 साल के अंदर वो उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और मुझे लगता है 3 से 4 साल में ये तमाम योजनाएं स्वीकृत होकर उनमें काम भी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और कानपुर नया आपको दिखेगा, ये मैं बिल्कुल। और इस शहर ने नेता से लेकर के अभिनेता तक दिया है इस देश को और बिजनेसमैन से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट तक भी दिया है इस देश को। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, जिसे बड़ा हम डेडली कॉम्बिनेशन कहते हैं, रेयर कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो इस शहर में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और अपने विचार साझा किए आज इस मंच के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जी न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और मैं आग्रह करूंगी आप मंच पर बने रहे। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी जी यूपी उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा जी को और प्रिंसिपल शिखा बैनर्जी जी को मोमेंटो भेंट करके सम्मानित करें सांसद जी।
हो चुके हैं